Hello students, welcome back to Tantra Sir's physics classes. Today's lecture is on second law of Newton's second law of motion. कल हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किया, उसमें कुछ इजी प्रॉब्लम्स भी हमने किए, ऑब्जेक्टिव्स. आज भी हम इजी ऑब्जेक्टिव करके और इस लॉ पर एक्सप्लेन करके मैं इस पर इजी ऑब्जेक्टिव्स या प्रॉब्लम्स करूँगा. वेरी इजी बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद इट. तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ है क्या. आपको पता है कि फर्स्ट लॉ में यही आया कि अगर एक बॉडी है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक इस पर फोर्स ना हो. इस पर फोर्स है तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, इसका स्टेट चेंज होगा. चाहे रेस्ट में हो तो चेंज होगा, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा हो तो वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी का भी स्टेट चेंज होगा. इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, unbalanced force, that is net force. There may be many forces, but the net force of all those forces may be zero. उससे बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा. तो सेकंड लॉ मैं आपको समझाता हूं. अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स है, उस बॉडी का क्या होगा? स्टेट चेंज होगा, जरूर होगा. साथ में स्टेट चेंज होने के साथ साथ उसमें मोमेंटम चेंज हो जाता है. So if there is external force acting on an object, its momentum will change. And the change in its momentum is directly proportional to the applied force. जितना आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा मोमेंटम इसमें चेंज होगा in small time. मतलब rate of change of momentum will be proportional to the applied force. तो कॉन्सेप्ट ये है कि if I apply a force on an object, its momentum will change in time. Its momentum will change with time. Its momentum, the rate at which the momentum changes. मतलब momentum ज़्यादा change होता है, कम change होता है in the given time depends upon the applied force. That's all. Second law. Second law. Newton's second law. Of motion. The rate of change of momentum. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. Is directly proportional to applied unbalanced force. Unbalanced force. इसको आप नेट फोर्स भी कह सकते हैं. नेट फोर्स. आपने फोर्स अप्लाई किया एक बॉडी पर, उसका मोमेंटम चेंज हुआ. एक सेकंड में उसका कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो वही तो है नेट फोर्स. उतना ही फोर्स आपने अप्लाई किया जितना इसका मोमेंटम एक सेकंड में चेंज हुआ. दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. और जो डायरेक्शन है मोमेंटम चेंज का, मोमेंटम वेक्टर है, चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर है. एक बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है उसका डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन वही होता है जो अप्लाइड फोर्स का होता है. द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम. The direction of change in momentum is the same as applied force. Is the same as applied force. ये है second law. You are applying force on an object, the momentum of an object will change. The momentum of an object will change. The change
the direction of the change in momentum is just equal to the applied force. तो अब देखिए, नाउ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या करेंगे आप? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। मतलब F is directly proportional to the rate of change of moment, delta P by delta T. It is rate of change of moment. And F is equal to K times proportionality constant delta P by delta T. And K we take as 1. In the given system of units, we take K is equal to 1. तो बाकी बचा F is equal to rate of change of moment. Change in momentum in 1 second. ये है फॉर्मूला। तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन डेल्टा पी के डायरेक्शन का है। जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डेल्टा पी का डायरेक्शन है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस इक्वेशन से पता चलता है। इसको इक्वेशन 1 कर दो। नहीं, ये इक्वेशन तो है नहीं, इक्वेशन 1 कर दो। इक्वेशन 1 इंडिकेट्स that direction of force is the same as the direction of change in moment, because लेफ्ट साइड से F है और राइट साइड से डेल्टा P का डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन वही है जो डेल्टा P का डायरेक्शन है। इक्वेशन 1 इंडिकेट्स that force has the same direction. Force has the same direction as the change in moment. ये याद रखते। This is the general law. मतलब F is equal to delta P by delta is a general law. ये हर जगह यूज हो सकता है। मतलब चाहे बॉडी का मास कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। दैट्स व्हाई आई कॉल इट ए जनरल लॉ। एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जिसका मास वेरी होता हो। मतलब एक ट्रक है, इट टेक्स, ये सैंड ले रहा है और सैंड इज फॉलिंग डाउन कंटिन्यूसली थ्रू ए होल, तो उस पर भी ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। रॉकेट इक्वेशन ऑल्सो, ये रॉकेट में भी यूज हो सकता है। A rocket is moving in the space, it is ejecting gases continuously, it becomes lighter and lighter. You can use this such an equation there also. लेकिन यहाँ पर मैं एक स्पेशलाइज्ड इक्वेशन निकालना चाहता हूँ जो हर जगह यूज होता है फिजिक्स में, फॉर कांस्टेंट मास सिचुएशन। एक ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स दिया, उसका मास कांस्टेंट है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला बन जाता है यहाँ से ही। बट दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस जनरल लॉ। दैट जो मैं निकालूंगा यहाँ से, दैट इज नॉट ए जनरल लॉ। यू कैन नॉट यूज दैट इक्वेशन फॉर मास वेरिंग सिस्टम्स। यू कैन यूज दैट ओनली व्हेन मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो आगे मैं ले जाता हूँ F is equal to delta P, that is delta of mv. Mv is the momentum by delta T. Mv is the momentum. By definition, P is equal to mv, mass into velocity. ठीक? तो ये जो F है, यहाँ m को बाहर निकालो, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इट विल नॉट डिफरेंशिएट और इट विल नॉट चेंज। सो बाकी रहा डेल्टा V बाई डेल्टा T। डेल्टा V बाई डेल्टा T बाई डेफिनेशन इज एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, मगर ये एवरेज एक्सेलरेशन है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 जो है, इट कैन बी यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट मास। एंड जनरली जब ये इक्वेशन आप जनरली यूज करते हैं, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो इसका मास कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास कहाँ चेंज होता है।
unless it is a rocket, unless it is a truck carrying water and water leaks out, unless it is a truck having a sand on it and you have beneath the truck there is a hole and the sand falls through the hole, तो उसमें मास कांस्टेंट नहीं है, उसमें ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, उसमें ये इक्वेशन यूज़ करना है। इसका भी एक मतलब मॉडिफाइड फॉर्म और रिफाइंड फॉर्म जिसको रॉकेट इक्वेशन कहा जाता है, वो आगे जा करके हम करेंगे। लेकिन दिस इज द इक्वेशन विच यू जनरली यूज। लेकिन इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, जब मास कांस्टेंट है तब जाकर फोर्स का वही डायरेक्शन है जो राइट साइड से किसका डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सो इक्वेशन 2 जो है दैट इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव द सेम डायरेक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट मास, यहां से पता चलता है। सो इक्वेशन 2 का क्या क्या इक्वेशन 2 इंडिकेट करता है, इक्वेशन 2 इंडिकेट्स that force and acceleration have same direction, for constant mass. अगर मास कांस्टेंट नहीं है तब फोर्स का डायरेक्शन वही है जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन। अगर मास कांस्टेंट है देन फोर्स हैज द सेम डायरेक्शन एज एक्सेलरेशन। ओके, चलिए इन डिफरेंशियल नोटेशन, in differential notation what you do is F is equal to differentiation of momentum, ये भी आप लिख सकते हैं। मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया, आपको फोर्स मिला। इट इज इन डिफरेंशियल नोटेशन, यू हैव ए मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे तो दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द फोर्स। This is instantaneous force, because for instantaneous applications you have to use calculus. F is equal to dp by dt for instantaneous force. Instantaneous force. It is the instantaneous change in momentum. Instantaneous change in momentum. यहां पर भी अगर आप करो तो ऐसे होगा, देखिए d बाई डी टी एम वी, और m को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं आप इफ इट्स ए कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तब डिफरेंशिएशन से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज द रूल दैट यू ऑलरेडी नो। सो f इज इक्वल टू m को बाहर निकालकर dv बाई डी टी, इसको बाहर निकालकर इट इज अगेन f इज इक्वल टू ma। इसका मतलब अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया है तो यू विल गेट इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू जनरली यूज। जनरली in 90% of the cases you use this formula. 10% or maybe 5% cases are those where mass changes and you have to use modified equation or basic equation F is equal to delta P by delta T, or F is equal to dP by dt. That's the equation which is used anywhere, everywhere. लेकिन this is the equation which is used in 90% of the cases where you have concrete bodies, balls and these blocks, pulleys. Every time you use this equation, every time. मगर ये equation use करना थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। What is this equation all about? Have a look. मैं इस equation के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगर F is equal to ma, it is an object here. Mass M. What is this F for this object? What is this F for this object? This F for this object is net external force. उस पर शायद ये फोर्स भी है, ये फोर्स भी है, ये फोर्स भी है, ये फोर्स भी है। आपको इन सारे फोर्सों का नेट निकालना है। सो दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसको काउंट करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, इसको मेजर करना पड़ता है, इसको डिटरमाइन करना पड़ता है देखकर ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस है। वो यहां पर लिखा, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्सेस है, 2 है, 3 है, एक ही है,
दो भी हो सकते हैं। अगर एक है तो वही एक फोर्स यहां लिखना है कितना है। अगर दो है तो उनका रिजल्टेंट निकालना है और लिखना है यहां पर। अगर तीन है तो रिजल्टेंट पहले निकालना पड़ेगा, अगर चार है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए शायद आपको फोर्सेस को कंपोनेंट्स भी करने पड़ेंगे और फिर कंपोनेंट एडिंग करनी पड़ेगी। तो दिस एफ इज अ बैड गाय, इट इज नॉट ए गुड नाइस गाय, बिकॉज इसको निकालना पड़ता है, इसमें आपको देखना पड़ता है। कभी कभी फोर्स छुप जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स छुप जाता है, आपको निकालना पड़ेगा उसको। कभी एक ऑब्जेक्ट है, आपको यही पता नहीं कि फोर्स कहां से आ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो सकता है। फोर्स को ढूंढ कर निकालना पड़ता है और उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है और वो लिखना पड़ता है इधर, रिजल्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड अ बैड गाय, बिकॉज दिस गाय इज हिडन एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। लेकिन ये तो बहुत अच्छा, इट इज अ नाइस गुड गाय। इट इज मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मे बी गिवन एंड इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको निकालना पड़ता है, ये है। और सर्कुलर मोशन में जो मैंने आपको बताया, दैट इज एफ इज इक्वल टू ही एम ए। ये वहां पर भी सर्कुलर मोशन में इसको देखना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट्स को देखना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है इधर। तो ये इजी है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया। वहां पर भी ये नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको ढूंढना पड़ता है और निकालना पड़ता है और लिखना पड़ता है। चलो मैं इस चीज को आपको जरा दिखाऊंगा। ये मास एम है 2 kg का, इस पर ये फोर्स है 10 न्यूटन और ये फोर्स है 2 न्यूटन। इजी दिखाता हूं। और मास है 2। बताइए क्या लिखोगे, इस इक्वेशन को कैसे यूज करोगे। दिस इज एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। व्हाट इज एफ? 10 - 2, 10 - 2 आई डायरेक्शन में, 10 आई डायरेक्शन, 2 माइनस आई डायरेक्शन में, तो 10 - 2 आई इज इक्वल टू एम। वो इजी है। और एक्सेलरेशन इट इज 8i इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 4i, 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इन द आई डायरेक्शन विल बी द एक्सेलरेशन। पहले इन दो का रिजल्टेंट यहां लिखा क्या है। दिस हाउ द इक्वेशन इज यूज्ड। और ये तो मैंने इजी बनाया, लेकिन कभी कभी बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं और बहुत सारे फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। शायद आपको वेक्टर्स भी यूज करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स भी करने पड़ेंगे, आखिर में आप उसको रिजल्टेंट निकालेंगे। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, इट्स अ ग्रेट फॉर्मूला, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस F इज एक्सटर्नल फोर्स विच यू हैव टू फाइंड, then write it down. Ma is easy. Ma is Newton is here. It is Newton here. This is not Newton. This is you who has to find the forces. And this equation can also be, because it's a vector equation, it has 3 components. It has 3 components. Every component is a scalar component. Fx is equal to max. इसके कंपोनेंट्स Fy, May, Fz, Maz. A single equation is either this single equation or these 3 equations. Either a single equation or these 3 equations in component forms. Right? अब चूंकि देखो मैं समझाता हूं आपको। अब ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इससे क्या हमें मिलता है? पॉइंट नंबर 1 क्या मिलता है हमें इससे? इट टेल्स अस इफ मास इज कांस्टेंट, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स is the same as direction of acceleration. पहली बात तो यही है। B, और क्या हमें इससे मिलता है? और यह कि जितना फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा ज्यादा इन लेस टाइम।
ऐसा नहीं कि ज़्यादा फोर्स देने से ज़्यादा मोमेंटम चेंज होता है, वो गलत स्टेटमेंट है। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा कम टाइम में, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। टाइम कम हो, मोमेंटम का चेंज ज़्यादा हो, rate of change of momentum is more. Not momentum change is more, rate of change of momentum is more if you apply force. So applied force will change the momentum. Of a body. And now see, have a look. देख लो आप. Suppose force is 2 Newton and mass of a body is 5 kg. What is the acceleration of a body? What is the acceleration of the body? What is the acceleration of the body? You apply the formula F is equal to ma. मगर यहाँ फोर्स भी एक्सेलरेशन भी एक ही डायरेक्शन में, इसलिए वी डोंट नीड टू यूज वेक्टर्स, वेक्टर नोटेशन. जब एवरीथिंग इज इन द सेम डायरेक्शन वी डोंट नीड टू यूज वेक्टर नोटेशन. तो F is, when I say F is 2 Newton, it is the net external force. जब ये दिया है F is equal to 2 Newton, that means this is the only force acting on an object which is the external unbalanced force and the net force. तो इसमें आप 2 लिखो, ये 5 और ये A is equal to 2 by 5, that is 0.4 meter per second square. This is all about Newton's second law. अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, it moves in the forward direction with momentum P1. आपने फोर्स अप्लाई किया, ये ऐसे आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक. बताइए ये ऑब्जेक्ट कहां की ओर जाएगा? इस फोर्स की ओर जाएगा. आपने पुश किया ऊपर की ओर से और आपको लगता है कि ये ऊपर की ओर जाएगा ऑब्जेक्ट. नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ यूं जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ताकि जब चेंज, ये P2 हो गया फाइनल मोमेंटम, इस फोर्स को अप्लाई करने से मोमेंटम ये बना, ताकि चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज डेल्टा P. कनेक्ट द टू टिप्स विल गिव यू द चेंज. वेक्टर के दो टिप्स को कनेक्ट करने से चेंज इन द वेक्टर मिलता है, डेल्टा P. ये डेल्टा P का डायरेक्शन वही है जो इस फोर्स का है. द फोर्स हैज द सेम डायरेक्शन not as P1, not as P2, but it has the same direction as delta P. Delta P can be obtained by connecting the tips. अगर पार्टिकल पहले यूं जा रहा था with momentum P1, अब पार्टिकल यूं जा रहा है, पहले यूं जा रहा था, अब यूं जा रहा है with momentum P2. ऐसा मत समझो फोर्स इस डायरेक्शन में है, ऐसा भी मत समझो फोर्स इस डायरेक्शन में है, समझो फोर्स इस डायरेक्शन में है. डेल्टा P के डायरेक्शन में आपने यहाँ ऐसे फोर्स दिया है ताकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा था और इसने अपना कोर्स चेंज करके यहाँ गया, मोमेंटम चेंज हो गया, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. और डेल्टा P जब निकाला, उस डेल्टा P का वही डायरेक्शन हुआ जो इस F का है. तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, आपने इसको ऊपर की ओर पुश किया, ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ये उस डायरेक्शन में जाएगा, ताकि जब चेंज इन मोमेंटम आप निकालोगे दैट चेंज इन मोमेंटम विल हैव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, आपने यहां फोर्स पुश किया इसको ऊपर की ओर, और आपको लगता है ये शायद ये ऊपर की ओर जाएगा. ऊपर की ओर जाएगा नहीं, ये ऐसे जाएगा, ताकि जब चेंज इन मोमेंटम निकालोगे वो डायरेक्शन होगा इस फोर्स का पैरेलल. ऐसे देखो, ये डायरेक्शन इज द सेम एज दिस फोर्स. Now let me solve a few problems on this. A net force according to Newton's second law, the net force acting on a body is equal to the body's velocity, no, the rate of change of momentum, B is the answer.
द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड फॉर्मूला ये है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T और इन डिफरेंशियल नोटेशन dP बाई dt। ठीक, चलिए सेकंड, if the momentum of a body changes from 20 to 50 meter per second in 5 seconds, ये वहाँ थोड़ा सा इसको नहीं आया है इसमें बोर्ड के स्पेस में, इसलिए मैं इसको ऐसे आपको बताता हूँ क्या है ये। मोमेंटम चेंजेस मतलब P1 जो है दैट इज 20 मीटर kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम है। और फोर्स ने इसको P2 बनाया मोमेंटम 50 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि जब डायरेक्शन नहीं दिया है, सपोज इस P1 का भी डायरेक्शन नहीं दिया है, इस P2 का भी डायरेक्शन नहीं दिया है, अगर ऐसा है जो जैसे है, समझो P1 एंड P2 आर इन द सेम डायरेक्शन, वरना वो डायरेक्शन देता है P1 का भी और P2 का भी। अगर दोनों का भी नहीं दिया है तो समझो दे आर इन द सेम, इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन। और इतना मोमेंटम चेंज हुआ किसमें, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो बताइए फोर्स कितना है, निकालते हैं यस, वेरी नाइस। चलिए F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। F इज इक्वल टू व्हाट्स डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम 50 माइनस 20 फाइनल मोमेंटम minus initial momentum 20 by 5, that is 30 by 5, that is 6. Answer. Have a look. Easy. These things you have to continuously do. Otherwise आप कह रहे हैं सर ये तो easy था, applied force को change in rate of change of momentum. सर जब हम ऑब्जेक्टिव्स करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स करना शुरू करते हैं, हमें आता ही नहीं। वो ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम्स तभी आएंगे जब आप करोगे। कितना भी थियोरेटिकल पढ़ोगे और प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तो नहीं आएगा। दैट इट नीड्स ए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। 6 न्यूटन्स इज द आंसर। 6 पहला ये आंसर है, दिया है पहला ये आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन, ए नेट फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 8 kg, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज। फोर्स दिया है 40 न्यूटन का। जब अगर डायरेक्शंस की बात है नहीं कर रहा है फिलहाल, मतलब फोर्स का ये डायरेक्शन है, इनिशियल मोमेंटम का ये डायरेक्शन है, फाइनल मोमेंटम का ये डायरेक्शन, इफ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस, समझो इट्स ए वन डायमेंशनल मोशन। ऑल quantities, maybe force, maybe velocity, maybe momentum, all in the same direction. Otherwise, he will talk about what is the initial momentum direction, what is the final momentum direction, what is the force direction. He will talk about it. If he is not talking about it, means all the quantities, physical quantities, have the same direction. F is 40 and mass is 8 kg. मुझे acceleration चाहिए. F is equal to ma. क्या है net force on the body? 40. कभी कभी निकालना पड़ता है इन द गिवन केसेस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, लेकिन यहाँ तो दिया है इज इक्वल टू, इट इज 8 इंटू ए इज इक्वल टू यस 40 by 8, दैट इज 5 आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया इजी। डेलिबरेटली आई मेक दीज इजी क्वेश्चंस, क्योंकि आगे जाकर के मैं PYQs भी करता हूँ, IIT लेवल के क्वेश्चंस करता हूँ, बट आई वांट दैट यू स्टार्ट विद दीज थिंग्स, ताकि थिंग्स आर क्लियर टू द स्टूडेंट्स। पहले ही हैवी प्रॉब्लम करेंगे तो आप डिस्करेज हो जाते हो। ठीक। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर इक्वेशन फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ? F is equal to m by v, no. F is equal to ma, yes. F is equal to m by n, no. F is equal to v by n, no. F is equal to ma is the correct form of Newton's second law for mass constant. यहां मास कांस्टेंट हो तब ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ओके। चलिए फिफ्थ, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक पार्टिकल है, ए बॉडी है, इट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बताइए इसके बारे में। इक्वल टू मास ऑफ द नेट फोर्स ऑन इट, इस पर कितना नेट फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स, इस पर कितना नेट फोर्स है? अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स कितना होना चाहिए? इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी? नो, 0, यस।
अरे जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज होगा, बिकॉज मोमेंटम इज mv। 0 base, these are basic concepts which you need to build up. No external force, net external force, velocity is constant of an object whose mass is constant. Sixth, a force time graph for a body is horizontal 10 Newton. Force time graph, time versus force for a body is a horizontal line. चलो मैंने horizontal line लिया, पूरा दिख नहीं रहा है। 10 Newton का horizontal from 0 to t 4 seconds. If the mass of the body is 2 kg, mass of the body is 2 kg, the acceleration during this time is कितना है? हाँ, force is constant, अच्छी बात है, force constant है। अभी हमने जब कहा नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात हमने की है, और हमने ये फोर्स जो हम दे रहे हैं वो कांस्टेंट है। फोर्स चेंज होगा तो फिर कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है आगे जाकर के। फिलहाल फोर्स इज कांस्टेंट, जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज पर भी वो कांस्टेंट होता है, और यहां पर भी फोर्स कांस्टेंट है। बताइए एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, F इज 10, F is 10, and what is m? 2. Acceleration a is equal to 10 by 2, that's 5. Answer meter per second square. टाइम का कोई रोल ही नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन, If two equal and opposite force act simultaneously on a body, ये बॉडी है, हमने इसको दो फोर्सेस दिए, यहां से भी एक दिया और यहां से भी एक दिया, इक्वल एंड अपोजिट, द नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए? व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड? क्या है नेट एक्सटर्नल फोर्स? नेट एक्सटर्नल, यस, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। जब नेट फोर्स ही नहीं तो एक्सेलरेशन क्या है? 0, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, मगर ये तो F एक्सटर्नल है, नेट एक्सटर्नल, दैट इज 0 इज इक्वल टू ma मीन्स A इज इक्वल टू 0। खत्म। चलिए 8th क्वेश्चन, A constant force acts on two bodies, mass m1 and m and 2m. ये बॉडी है, ये भी बॉडी है, इसका मास m है, इसका मास 2m है। इस पर भी आपने फोर्स F दिया और इस पर भी आपने फोर्स F दिया। बताइए द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन देम। इसमें एक्सेलरेशन a1 समझो, इसमें a2 समझो, फिर रेशियो निकालो। बताइए F किसके बराबर लिखूंगा? ma1। बताइए ये आप किसके बराबर लिखूंगा? 2ma2। ठीक नहीं? तो F is same, therefore this is equal to this, ma1 is equal to 2ma2, m खत्म, a1 by a2 is equal to 2 by 1, आंसर रेशो। इसका मतलब जो लाइटर मास है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। हाँ, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जो लाइटर मास होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जो हैवियर है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। 2:1। These were few questions which I have explained to you, and continue to watch my lectures. It will continue and we will go from these basic things to more and more complex and challenging things, but in a very gradual way. Thank you.